नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र में प्रश्नोत्तरी भाग 5। तो बाकी के भाग मैंने 4 भाग कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र में जो भी नेट के सिलेबस में थियरी है वो भी मैंने कराया है। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी रस दोष। ठीक है, अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है तो उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभाव तथा विभाव से संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्ध्व शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष या भाव सबलता। ठीक है, तो इसका आंसर है सी भावोत्कर्ष। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उधर शतक की निम्न पंक्तियों में हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहत सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का बोध होता है। उसके बाद तो मतलब यहाँ पे याद रखने ये लायक ये चीज़ है कि उधर शतक जो लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है और इसमें पुनरुक्ति है और उसके बाद इसमें भावोत्कर्ष होता है इस पुनरुक्ति की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है। आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन या दंडी। तो इसका आंसर होगा सी वामन। ठीक है, अर्थ वैमल्य प्रसाद अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए दी है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं आनंदवर्धन की रचना का नाम है ध्वन्यालोक और रुद्रट की रचना का नाम है काव्य अलंकार और दंडी की रचना का नाम है काव्यदर्श। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं। ठीक है, 5, 4, 17 या 9। तो इसका आंसर होगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये PYQ है और इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है 3। तो भामह ने 3 प्रकार के दोष माने हैं, जिसमें सामान्य दोष 11 है, वाणी दोष 4 है, अन्य दोष 11 है। ठीक है, तो 3 प्रकार के दोष हैं, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। और इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे से समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हैं और कुल कितने हैं 11। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है। मम्मट, अभिनवगुप्त, भामह या रुद्रट। तो इसका आंसर है सी भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह हैं। भामह की प्रसिद्ध कृति काव्य अलंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहते हुए कहा है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ था। ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय या साधारणीकरण। तो इसका आंसर होगा ए ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, काव्य शास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। वामन, अभिनवगुप्त, मम्मट या आनंदवर्धन। तो इसका जो सही क्रम है वो है डी। इसका जो सही क्रम है वो है डी, वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट। ठीक है, तो इनके ग्रंथ है, वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र और वामन का समय है 8वीं सदी, आनंदवर्धन का समय है 9वीं सदी ध्वन्यालोक
इनके ग्रंथ का नाम है। फिर उसके बाद अभिनव गुप्त की बारी आती है। तो अभिनव गुप्त का समय है 10वीं सदी और इनके ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। और मम्मट का समय है 11वीं सदी और इनकी रचना काल है काव्य प्रकाश। ठीक है, सॉरी रचना काल नहीं, रचना है काव्य प्रकाश। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ना ऐसा कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो इसका ऑप्शन है राजशेखर, भामा, दंडी और आनंदवर्धन। तो इसका आंसर होगा बी, भामा। ठीक है, तो भामा ने कहा है कि ना ऐसा कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग बन सके। ठीक है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे कैथोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसका आंसर होगा ए, वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। ये जो है धर्मवीर भारती के बारे में वो सही नहीं है। धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि नहीं हैं, क्योंकि भारती जी व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। ठीक है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादित करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, या जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। तो आनंदवर्धन ने ये कहा है। ठीक है, ध्वनि के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो उनका रोयक, कुंतक, आनंदवर्धन और दंडी। तो जो सही कालक्रम है वो है डी, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रोयक। तो दंडी का समय है 7वीं सदी और उसके बाद आनंदवर्धन का समय है 9वीं सदी और कुंतक का समय है 10वीं से 11वीं सदी और रोयक का समय है 12वीं सदी। ठीक है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर या मम्मट? तो इसका आंसर होगा डी, मम्मट। तो आचार्य मम्मट ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है अलंकार, रस, ध्वनि और रीति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर है वो है बी, रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। तो रस सिद्धांत का समय है 2री सदी और उसके आचार्य हैं भरत मुनि। अलंकार सिद्धांत का समय है 6ठी सदी और उसके आचार्य हैं भामा। और रीति सिद्धांत का समय है 8वीं सदी और उसके आचार्य हैं वामन। और ध्वनि सिद्धांत का समय है 9वीं सदी और उसके आचार्य हैं आनंदवर्धन। ठीक है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम या ध्वन्यालोक। तो इसका सही आंसर है सी। तो सी हो गया, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो दंडी का जो ग्रंथ है काव्यादर्श जो है वो दंडी का ग्रंथ है और उसका समय 7वीं सदी। उसके बाद जो ध्वन्यालोक है वो आनंदवर्धन का है और उसका समय है 9वीं सदी। और काव्य मीमांसा राजशेखर का है और उसका भी समय है 9वीं सदी का उत्तरार्ध। और उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम वो है कुंतक का और उसका समय है 10वीं सदी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। तो इसका आंसर होगा डी,
नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। तो नाट्यशास्त्र के भरत मुनि हैं और काव्यालंकार के भामा हैं और ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन रचनाकार है और साहित्य दर्पण के विश्वनाथ। ठीक है। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि और गुण औचित्य। तो इसका आंसर होगा सी, रस ध्वनि। तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं सदी का उत्तरार्ध दिन का समय है को ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य धातव्य जैसे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा और रीति के हैं वामन, रस के हैं भरत मुनि और औचित्य के हैं क्षेमेंद्र। ठीक है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट या भट्टनायक। तो इसका आंसर होगा सी, भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार। उत्पत्तिवाद के हैं व्याख्याकार भट्टलोलट, अनुमितिवाद के हैं शंकुक और भुक्तिवाद के हैं भट्टनायक और अभिव्यक्तिवाद के हैं अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें से मतलब कौन सा सही है? इसमें से 2 सही और 2 गलत हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मतलब कि ए और सी जो है वो सही है। ठीक है। तो मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये सही है। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, ये भी सही है। और अभिनवगुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अभिनवगुप्त 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है इनका जन्म और इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्यशास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंहगुप्त, भट्ट, इंद्रराज और भट्टौत को गुरु मानकर किया। अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। ठीक है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन, उद्भट, अभिनवगुप्त या दंडी। तो इसका आंसर होगा ए, वामन। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। धातव्य है कि काव्यशास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं जिनके प्रवर्तक रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भामा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। ग्रामत्व दोष कहा जाता है जहाँ लोक या शासन विरुद्ध वर्णन हो, जहाँ आलोक प्रचलित शास्त्रीय परिभाषित शब्द का प्रयोग हो, जहाँ अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा डी, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है, ग्रामत्व दोष कहलाता है। काव्य में एक प्रकार का शब्द दोष जब कविता में ऐसे ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जिनका प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में ही होता है, ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता में ग्राम्य दोष माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्ष का दोष कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष बताया है। ठीक है। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं प्रकरण अर्थ, वाक्यार्थ, बोधार्थ या व्यंग्यार्थ। तो इसका आंसर होगा डी, व्यंग्यार्थ। तो व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। वाक्य प्रभाव के बल पर प्राप्त किया हुआ वाक्य का अभिप्राय वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ वाक्य का कोई अंश या भाग होता है।
हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा और लक्षणा व्यंजना के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही, तो हम आप आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोग मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना परिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसका ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, करुण और भक्ति। तो इसमें रस की पहचान करनी है, कौन सा रस सही मतलब होगा, तो इसमें इसका आंसर होगा ए शांत रस। ठीक है, तो इसमें उक्त काव्य पंक्तियों में शांत रस है जहाँ भौतिक नश्वर या क्षण भंगुर बताकर उनसे मोह भंग कराया जाए, वहाँ शांत रस होता है। स्थायी भाव, निर्वेद या शम या वैराग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, और शंकु के व्याख्याकार और अनुमितिवाद के व्याख्याकार हैं शंकु, और भुक्तिवाद के व्याख्याकार हैं अभिनवगुप्त, अव्यक्तिवाद के व्याख्याकार हैं अभिनवगुप्त। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। और इसमें आचार्य मम्मट दिया है उसकी जगह पे होंगे भट्टलोलट, भट्टलोलट नहीं, भट्टनायक। भोगवाद या भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं भट्टनायक, और भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, और आचार्य शंकु का अनुमितिवाद, और अभिनवगुप्त का अव्यक्तिवाद। ठीक है। सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्क्रमत्व, क्लिष्टत्व। तो इसका आंसर होगा ए अधिक पदत्व। ठीक है, तो सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व का काव्य दोष है। ठीक है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन है वैदर्भी का माधुर्य, और गौड़ी का भी माधुर्य, पांचाली का ओज, और गौड़ी का प्रसाद। तो इसमें उपयुक्त इसका जो आंसर है वो है ए। इसमें केवल एक ही सही है जो है वैदर्भी का माधुर्य। तो उपयुक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ी रीति में ओज एवं कांति गुण संपन्न होता है। तो गौड़ी की जगह पे माधुर्य न होकर ओज या कांति गुण होगा। उसके बाद इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है, मतलब माधुर्य गुण तो होता ही नहीं है। उसके बाद पांचाली रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। तो पांचाली के आगे भी माधुर्य होगा, ओज नहीं होगा। उसके बाद इसकी भाषा भावगर्भित एवं प्रसाद युक्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्नोत्तरी ख़त्म होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।